नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज को और आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 8 होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। टोटल यहाँ पे आपको लगभग 35 प्लस प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, जो अमूमन यूपीएससी के साथ कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास कर देखा जाए स्टेट पीसीएस में तो यहाँ से प्रश्न रिपीट होने की भी संभावना बनी रहती है। इसीलिए आप लोग पूरा देखने का ज़रूर प्रयास करें, हर एक प्रश्न को देखने का प्रयास करें। चूँकि होता क्या है यहाँ पे कि जो भी मान के चलिए अगर पहला प्रश्न आया, अगर उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ब्रीफली कर दिया और आगे चल के उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न आ गया तो उसको हम लोग ठीक आसानी से टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि समय हमारा बच जाता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्रम से आप सीक्वेंस से देखने का प्रयास करें, रटने से आप लोगों को ठीक है बचने में काफ़ी मुक्ति मिल जाएगी, समय भी यहाँ पे आपका सेव होगा। पहला प्रश्न है आज का, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1780 ईस्वी में किया गया था। किसके प्रयासों के फलस्वरूप किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा गवर्नर जनरल यहाँ पे हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पे देखिए दो प्रश्न बनाया जा सकता है। पहला तो यहाँ पे कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1780 में। किसके प्रयासों से की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से की गई थी। तो ऐसे करके देखेंगे ना यहाँ पे, तो यही मैं बता रहा था कि क्रम से आप देखेंगे तो आगे चल के अब जब भी आएगा तो दो चीज़ें आपके मस्तिष्क में रहेगा ही रहेगा, आसानी से उसे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना कोई समय गंवाए। दूसरा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। अब इसकी स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में, इसकी स्थापना की गई थी। और बेसिकली देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना के पीछे जो यहाँ पे कारण था, जैसे कि कारण में देखा जाए तो एक लाइन में भारतीयों को जानना। जैसे मैं सिंपल बार बार बताता हूँ, देखिए हिस्ट्री काफ़ी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उसके हिस्ट्री आप जान लीजिए। हिस्ट्री जान लेंगे ना तो फिर कम्युनिकेशन करने में हमेशा आसानी रहेगी, उसको परसुएट करने में हमेशा आपको मदद मिलेगी। तो ठीक अब वही चीज़ है कि भारतीयों को जानना। अब भारतीयों को कैसे जाना जाए? तो भारत का पूरा जो यहाँ का इतिहास है, जो भी ग्रंथ है, सबको यहाँ पे पढ़ लिया जाए। अब इसीलिए यहाँ पे देखेंगे ना तो भारत के सामाजिक, प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी गतिविधियाँ, विज्ञान, साहित्य, हर एक चीज़ों का यहाँ पे क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। और उस समय जो अध्ययन करने का जो स्रोत था देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे संस्कृत ही था। तो संस्कृत को ही ये लोग क्या करते थे? तो ये अनुवाद करते थे, ट्रांसलेट करके यहाँ पे अंग्रेजी में फिर उसको ये स्टडी करते थे, फिर ये भारतीयों के बारे में जानते थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है सर विलियम जोन्स, और सर विलियम जोन्स के काफ़ी एक अच्छे सहयोगी रहे वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स, और माना जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने काफ़ी सपोर्ट किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के लिए। वारेन हेस्टिंग्स खुद ही भारत के इतिहास में, भारत के साहित्यिक चीज़ों में, ग्रंथों में काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। और आपको पता है कि वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था, जो कि कितना अधिक उसके अंतर्गत पावर होता था ये बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आगे चल के यहाँ पे किया भी गया। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट के देखेंगे एक नाम है जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। प्रथम संस्कृत कॉलेज की यहाँ पे स्थापना की गई। तो अभी हमने देखा कि प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई, और अभी हमने देख लिया कि 1791 में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो बनारस में की गई। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं देख पा रहे हैं, आसानी से आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आगे इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से आप हैंडल भी कर लेंगे। तीसरा है यहाँ पे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
अब देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। कब की हुई थी यहाँ पे? 1791 ईस्वी में। अभी हमने देखा हुआ था 1791 ईस्वी में। उस समय बनारस ही उसे बोला जाता था। तो बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। देखा जाए ना यहाँ पे तो बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक कथन है, एक कारण छूट गया है। कारण को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वारेन जो हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स खुद एक क्या था? विद्वान था, खुद एक विद्वान था। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या था? तो प्राच्यवादी भी था, ओरिएंटलिस्ट जिसको बोला जाता है, तो वह प्राच्यवादी था। अर्थात जो भी भारत में पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ये लागू करना चाहता था। इसके अलावा यह संस्कृत, फारसी, अरबी जैसे अध्ययन को भी प्रोत्साहित कर रहा था। तो बिल्कुल कर रहा था। अगर नहीं करता तो मदरसा की स्थापना नहीं होती। अगर ये नहीं करता तो इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना नहीं होती। तो कारण ये है और कथन यहाँ पे लिखा गया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो अभी मैंने बताया था कि जो विलियम्स जोन्स था, विलियम्स जोन्स का काफ़ी एक अच्छा सहयोगी यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। और दोनों का जो पक्ष है यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि ये प्राच्यवादी के रूप में ही यहाँ पे शामिल थे। लेकिन आपको खुद समझना है कि वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था और विलियम जोन्स यहाँ पे स्थापना करना चाह रहा है। हेस्टिंग्स उसे सहयोग भी करना चाह रहा है। लेकिन जब इसने ऑफर किया कि आप ही यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कीजिए, तो हेस्टिंग्स ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इस एरिया में नहीं आना है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? यहाँ पे मना कर दिया था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कि अस्वीकार कर दिया गया था, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कारण कथन की बिल्कुल यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कारण में अभी मैंने बताया कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक प्रखर विद्वान तथा प्राच्य विद्या का सपोर्ट करता था। इसके अलावा वह संस्कृत, फारसी व अरबी के साहित्य को भी प्रोत्साहन देता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। ए और आर, ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पे सही है। और आर अर्थात कारण जो है कथन की पूरी तरीके से यहाँ पे व्याख्या कर ही रहा है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता यहाँ पे प्रदान की गई थी? किसे यहाँ पे की गई थी? काफ़ी फेमस नाम है। उनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर देखा जाए तो अभी हमने बताया आपको कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी? 1784 में यहाँ पे की गई थी। लेकिन 1784 से बहुत इम्पोर्टेंट 1829 तक आप देखेंगे ना, तो कोई भारतीय आपको नज़र नहीं आएगा। अर्थात इसमें भारतीय जो मेंबर हैं नहीं होंगे। लेकिन 1829 में ही यहाँ पे देखेंगे तो भारतीयों को पहली बार प्रवेश दिया गया, भारतीयों को पहली बार प्रवेश दिया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीयों को पहली बार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रवेश कब दिया गया था? तो 1829 में दिया गया था। ये 1829 जैसे कि सती प्रथा के उन्मूलन को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। तो इससे भी आपको रिलेट करके लिंक कर से आसानी से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। तो अभी मैंने बताया था आपको कि देखिए उस समय काफ़ी जो फेमस गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स जो था, हमेशा आपको ध्यान रखिएगा,
वारेन हेस्टिंग्स था। देखिए, आपको ध्यान रखना ना, ये गवर्नर था, और गवर्नर का रोल क्या है कि कंपनी को जितना अधिक से अधिक हो सके ऊंचाइयों पे लेके जाया जाए। तो कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जाने का मतलब है यहाँ पे कि कंपनी की जो भी व्यवस्था है, जो भी नीतियाँ हैं, जितना अच्छे तरीके से लागू होगा कंपनी का उतना ही क्या होगा, ग्रोथ होगा। और उन नीतियों को लागू करने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआती समय ही था 1757 देख पा रहे हैं प्लासी हुआ, 1762 बक्सर, 1764 का बक्सर हुआ है, और उसके बाद से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, फिर 1793 में देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। तो ये वही जो टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है ना, फटाफट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो उस चेंज को भारतीय स्वीकार करे, ऐसा ना कि शुरुआती तौर पे ही यहाँ पे भारतीयों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाए। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स था, खुद ही इतना इंटरेस्ट लेता था हर एक एरिया में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसी के समय यहाँ पे देखेंगे तो चार्ल्स विल्किंस, ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा यहाँ पे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था यहाँ पे, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ पे लिखी गई। तो इसीलिए मैं बार बार इसके जिक्र करूँगा। आगे चल के देखेंगे तो ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम की भी यहाँ पे ट्रांसलेशन कराई जाएगी। अभिज्ञान, ठीक है, शकुंतलम की भी यहाँ पे ट्रांसलेट यहाँ पे कराई जाएगी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की रचना, देख पा रहे हैं यहाँ पे, शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में यहाँ पे अनुवाद किया गया। शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये किया गया था सर विलियम्स जोन्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था। चूँकि सर विलियम्स जोन्स था, वारेन हेस्टिंग्स के समय देखेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में, कलकत्ता हाई कोर्ट में ये न्यायाधीश के पद पे था, न्यायाधीश के पद पे ये हुआ करता था। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। और इसी की प्रेरणा पर 1784 में, चूँकि नाम तो वही है, सर विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, और स्वयं इसके सभापति भी यहाँ पे खुद ही विलियम्स जोन्स यहाँ पे नियुक्त हुआ। और इस संस्था ने देखेंगे ना तो एशियाटिक रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका भी यहाँ पे शुरू कर दी। और इसका कार्य क्या था कि भारतीय जो भी अतीत है, अर्थात भारत का जो अतीत है, जो बीता हुआ कल है, उसको यहाँ पे लाया जाए और इस पत्रिका के माध्यम से अंग्रेज़ों तक फैलाया जाए। तभी तो सारे अंग्रेज भारतीयों को अच्छी तरीके से यहाँ पे जान पाएंगे। और इसी क्रम में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, और 1789 में यहाँ पे देखेंगे, 1789 में तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी में यहाँ पे अनुवाद किया गया। और अंग्रेजी में न सिर्फ अनुवाद किया गया बल्कि इसका होता है ना 5 एडिशन, 5 संस्करण भी इसका यहाँ पे रिलीज किया गया। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये बिल्कुल ही सटीक स्टेटमेंट प्रतीत होता है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखेंगे यहाँ पे ना तो बी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, सी भी यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत ही हो सकता है, पूरा पूरा सही नहीं है। राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, ठीक है, आगे चल के जो हुआ भी हुआ। लेकिन इसका सबसे जो ठोस आंसर यहाँ पे देखा जाए तो पहला ही होगा, ये होगा कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति है तो शिक्षित भारतीयों की यहाँ पे क्या किया जाए, आवश्यकता। लेकिन इसके लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे सबसे, इसीलिए बार बार बोला जाता है, देखिए लैंग्वेज, जो भाषा है, बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। और भाषा के रूप में देखा जाए तो जो अंग्रेज़ों की जो भाषा है वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे अंग्रेजी है, और यहाँ पे भारतीयों की जो भाषा है
देखा जाए तो अलग अलग रीजनल लेवल पे फैला हुआ है, हिंदी उसमें बोला जाता था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा गैप था यहाँ पे। उस समय गिने चुने जो यहाँ पे अमीर लोग थे वही लोग बाहर पढ़ पाते थे, उन्हीं को यहाँ पे इंग्लिश आती थी। लेकिन यहाँ पे शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी छोटे प्रशासनिक पदों पे, जिससे क्लर्क हो गया, होता है ना ग्रुप सी ग्रुप डी का नौकरी है यहाँ पे, जिससे कि उनके माध्यम से, ध्यान से सुनिए, उनके माध्यम से टॉप यहाँ पे कौन है, गवर्नर जनरल है, बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी है, जैसे कि कोई डीएम हो गया, ऐसे समझिए आप, ठीक है, ए ग्रुप का कोई अधिकारी है यहाँ पे भरा हुआ है लोग। अब इसके अंतर्गत पूरा चयन बना हुआ है। तो निचले लेवल पे यहाँ पे देखा जाए तो अगर भारतीयों को रखा जाए तो कम्युनिकेशन करने में यहाँ पे भारतीयों को ही यहाँ पे कंट्रोल करने में इनको क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी, अपनी गतिविधियों को पूरा करने में इनकी आसानी मिलेगी। और इसीलिए इनको ऐसे भारतीयों की ज़रूरत थी जो बिल्कुल रंग रूप में, ध्यान रखिएगा, रंग रूप में भारतीय हो लेकिन आचार विचार में वो अंग्रेज हो। और इसके लिए ज़रूरी था उनको यहाँ पे अंग्रेजी सिखाना। इसीलिए देखेंगे ना यहाँ पे तो धीरे धीरे अपनी भाषा को, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को यहाँ पे बहुत सारे भारतीयों को सिखाया गया। और भारतीय जब सीख जाते थे तो आसानी से उनको यहाँ पे सरकारी नौकरी लग जाती थी, क्लर्क वगैरह यहाँ पे बन जाते थे, छोटे मोटे जो भी कर्मचारी होती थी, ठीक है। अर्थात देखा जाए तो एक तरीके से वे धीरे धीरे अंग्रेज़ों का चटुकार भी बन जाते थे शुरुआती तौर पे। अब यही है ना, यही अंग्रेजी है, देखिए उनकी भाषा में पढ़ के धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे तो लोग मैच्योर होते गए। सही देखिए हमेशा सही होता है, गलत हमेशा गलत होता है। क्योंकि अंग्रेज जो भारतीयों के साथ कर रहे थे वो गलत था, और उन्हीं अंग्रेजी भाषा को सीखते हुए उनके जो भी बुक्स है उनको पढ़ते हुए भारत भी धीरे धीरे मैच्योर यहाँ पे होते चलेगा। इसमें कहना कोई दो राय यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पे दिए थे। अब शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया गया था, बहुत फेमस प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1813। बहुत सारे देखिए स्टूडेंट आप लोग जो जुड़ रहे हैं मुझसे, उनको प्रश्न आता भी होगा, लेकिन देखिए मैं जो कोर कॉन्सेप्ट में सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि क्रॉस जो क्वेश्चन अगर तोड़ मरोड़ के पूछा जाए तो उसे आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। तो चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से देखेंगे तो पहली बार शिक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को यहाँ पे ठहराया गया, और उसमें बोला गया कि 1 लाख यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपनी है भारतीयों की शिक्षा के लिए यहाँ पे खर्च करेगी। और अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813। और इससे संबंधित एक और प्रश्न आता है, इसमें देखेंगे तो कंपनी का जो व्यापारिक जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था, लेकिन चीन के साथ खासकर चाय और अफीम और चीन, इन 3 चीज़ों पे अभी भी कंपनी का अधिकार बना हुआ था। और एकाधिकार को ख़त्म करने का मतलब है कि अब ब्रिटिश लोग भारत में आ सकते थे और आसानी से वे पूरा पश्चिम, ठीक है, किसी भी दिशा में किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते थे। लेकिन एक कंडीशन था, चीन चाय और अफीम का व्यापार वे नहीं कर सकते थे चीन के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। वुड्स डिस्पैच के बारे में, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड की यहाँ पे क्या की गई, शुरू की गई, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश भी की गई, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। कैसे गलत होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहला देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ग्रांट इन एड की यहाँ पे शुरू की गई, जो कि वुड्स डिस्पैच या इसको वुड्स घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई और नहीं था बल्कि एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम है, जो कि उस समय देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOD का ये अध्यक्ष हुआ करते थे। और BOD तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका जो निर्माण किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। और जो भी यहाँ पे कंपनी के अधिकार था, जैसे कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया था।
एक तो सीओडी था, दूसरा यहाँ पे बीओडी था। सीओडी का मतलब है कि कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित है, और बीओडी का मतलब है कि भारत में जो भी राजनीतिक प्रशासनिक जो भी गतिविधियां है वो इसको यहाँ पे कंट्रोल करेगी। और दोनों के ऊपर यहाँ पे हुआ करता था गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय, सब यहाँ पे कह सकते हैं। तो हालांकि सीओडी और बीओडी को आगे चल के 1858 में ख़त्म कर दिया गया, 1857 की क्रांति जब यहाँ पे हुई, और इसके जगह देखेंगे तो भारत सचिव का पद यहाँ पे सृजन कर दिया गया था। तो इसी का अध्यक्ष था यहाँ पे वुड्स डिस्पैच, बीओडी का, ध्यान रखिएगा, बीओडी का। और इसी के द्वारा 1854 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना इसमें प्रस्तुत की गई थी। और इस घोषणा पत्र में देखा जाए ना तो शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम को लेके, मीडियम को लेकर यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। चूँकि मीडियम को लेकर बहुत लंबा कंट्रोवर्सी चला था यहाँ पे प्राच्यवादी और आंग्लवादियों के बीच, इसी को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। प्राच्यवादी मतलब ओरिएंटलिस्ट और आंग्लवादी मतलब हो जाएगा एंग्लिस्ट, ठीक है। तो दोनों के बीच लंबे समय तक विवाद यहाँ पे चला हुआ था, जिसमें आपको पता है कि आंग्लवादियों की जीत हुई थी, मैकाले की जीत हुई थी। अब यहाँ पे जो भाषा के जो माध्यम था, ठीक है, भाषा के माध्यम पर यहाँ पे बल दिया गया था। और इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ पे एक एक विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अर्थात जो भी आज के महानगर हैं वहाँ पे कलकत्ता, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, कलकत्ता के साथ हो जाएगा बॉम्बे, बॉम्बे, और बॉम्बे के साथ हो जाएगा यहाँ पे मद्रास। जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यहाँ पे एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पे ये भी ध्यान दिया गया कि जो भी यहाँ पे एजुकेशन दिया जाए ना, चूँकि ऑलरेडी देखेंगे तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, मदरसा की स्थापना हो चुकी थी। तो यहाँ पे बोला गया कि देखो ये जो भी यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा। जो भी एजुकेशन दिया जाएगा यहाँ पे धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष यहाँ पे होना चाहिए। और इसी के एवज में शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता को भी यहाँ पे लाया गया था, सिफारिश की गई थी। और इसमें बोला गया था कि जो भी माध्यम हो ना, यहाँ पे अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ऐसे बोला गया था कि देखो जो प्राइमरी स्कूल है ना, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे बिहार में है तो बिहार की क्षेत्रीय भाषा में, अगर पंजाब में है तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में। लेकिन अगर मिडिल स्कूल में आए ना तो मिडिल स्कूल में यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी होगा। और यूनिवर्सिटी में बोल दिया गया था यहाँ पे कि टोटल क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। जैसे आज देखते होंगे, आज बिहार उत्तर प्रदेश का जो स्टूडेंट है जनरली हिंदी में पढ़ता है, लेकिन वहीं अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में चला जाए तो इंग्लिश ही देखने के लिए मिलता है अमूमन। हालांकि अभी कुछ सालों से हिंदी में भी उस कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है, लेकिन पहले तो नहीं था, इंग्लिश ही था। तो इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। यहाँ पे सभी स्तरों पे नहीं किया गया था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्तर पे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। इसका जो आदेश पत्र था वो तो शिक्षा व्यवस्था से ही यहाँ पे संबंधित था। वुड्स घोषणा पत्र अभी मैंने बताया था, जो कि चार्ल्स वुड खुद एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, हेड था। और इसने 19 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 को घोषणा पत्र जारी किया हुआ था। और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। इसमें देखेंगे तो लगभग 100 के आसपास आर्टिकल था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस प्रस्ताव में देखेंगे तो शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, क्या क्या कैसे सुधार किया जाए, और यही कारण है ना एक विस्तृत दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसको एक मैग्ना कार्टा के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? यहाँ पे अधिकार यहाँ पे दिया जाना। जैसे कि 11वीं 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो मैग्ना कार्टा तो ब्रिटेन से यहाँ पे आया हुआ था, जो कि वहाँ के शासकों से वहाँ की आम जनता ने लिया हुआ था, अपने लिए कुछ अधिकार प्राप्त किया गया था, इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर जोर दिया गया? अब देखेंगे ना, एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा वुड्स डिस्पैच के बाद बहुत सारा आयोग यहाँ पे आएगा जो अपना अपना यहाँ पे, ठीक है, रिकमेंडेशन देगा, रिव्यू करेगा चीज़ों को। उसी से रिलेटेड है यहाँ पे हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने किस पे यहाँ पे बल दिया हुआ था? तो प्राथमिक शिक्षा को इसने यहाँ पे बल दिया हुआ था, क्योंकि 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कि कितना वुड्स डिस्पैच यहाँ पे कारगर साबित हो रहा है। 1784 की, सॉरी बार बार 1784 आ रहा है, 54 का रिव्यू करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, उस समय वही था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय देखेंगे तो W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की यहाँ पे नींव रखी गई। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, जैसे होता है ना आज कि रिव्यू किया जाए, बहुत सारे बिल होते हैं उसको रिव्यू किया जाता है। संसद में जब भी विधेयक को पेश किया जाता है, बहुत अधिक अगर कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत सारा ऑलरेडी संसदीय कमेटी भी वहाँ पे मौजूद है, उसका वो रिव्यू करती है, फिर जो भी वो कमेटी है, जो भी वो समिति है, अपनी वो रिकमेंडेशन देती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में हंटर कमीशन आया हुआ था और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था कि जितना हो सके प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही अगर लचर हो जाएगा, जैसे आमतौर पे उत्तर भारत के राज्यों में देखने के लिए मिलता है, फिर आगे चल के, ठीक है, मजबूत वो नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी समस्या होगी। यही सारी चीज़ें हैं ना, देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था से, कंपेरिजन टू USA यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था से, तो वहाँ पे देखेंगे शुरुआती स्तर से ही प्राथमिक शिक्षा से ही वहाँ पे बच्चों को इतना अधिक फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाने का प्रयास किया जाता है। और भारत में चूँकि थियोरेटिकल नॉलेज तक यहाँ पे सीमित रह जाता है, स्किल बेस्ड यहाँ पे नहीं होता है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत के बच्चे कम मेहनती होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन अब एजुकेशन में व्यवस्था ही वैसे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की हुई थी? प्रथम भारतीय शिक्षा की नियुक्ति अभी मैंने बताया था कि लॉर्ड रिपन के समय यहाँ पे की गई थी, 1882 में यहाँ पे की गई थी। यहाँ पे बहुत अधिक एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, ऑलरेडी मैंने कर दिया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1906 को स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए 1906 है, ठीक है, और 1906 के पहले क्या आता है? 1905 आता है। और 1905 में आपको पता है कि बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। अब बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया तो इसमें यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा बहुत बड़े मात्रा में आंदोलन चलाने का प्रयास किया गया, गर्मपंथियों के द्वारा, गर्म दल के द्वारा चलाने का प्रयास किया गया। इसमें देखा जाए तो दो चीज़ें निकल के सामने आई, एक तो स्वदेशी पे फोकस और दूसरा था यहाँ पे बहिष्कार पे, यहाँ पे बल दिया जाए, बहिष्कार पे। अब स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पे बल दिया गया, बहिष्कार पे बल दिया गया। और बहिष्कार का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी स्कूल कॉलेज है, सरकारी लोग हैं, सब लोग क्या करें? बहिष्कार कर दे। तो यहीं पे देखा गया ना कि देखिए स्कूलों से अगर बच्चे निकल जाएंगे, जो भी सरकारी स्कूल है, तो फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हम होना देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, 1906 में यहाँ पे की गई। और उसका बैकग्राउंड है कि सर्वप्रथम देखा जाए तो 1905 में यहाँ पे रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। रंगपुर बहुत इम्पोर्टेंट है, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन एक जगह करने से यहाँ पे क्या होगा? 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। 16 ध्यान रखिएगा नवंबर को, जो कि ऑलरेडी जुलाई के आसपास कर्जन का घोषणा था, अक्टूबर में उसको लागू भी कर दिया गया था बंगाल विभाजन को लेके।
और इस सम्मेलन में देखेंगे तो साहित्यिक गतिविधियों से लेकर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए ही यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला लिया गया था। और फाइनली ये अस्तित्व में कब आया, तो 15 अगस्त 1906 को। अब ये बैकग्राउंड अगर आप समझ लेंगे ना तो कभी आपको मिस गाइडेंस नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हर एक, देख पा रहे हैं ना, हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, फिर आप याद करने से, ठीक है, बच जाएंगे। सैंडलर आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था? एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का विकास से ही संबंधित होगा, और यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिक्षा से। यहाँ पे देखिए सैंडलर आयोग के जो कमेटी थी, ठीक है, अर्थात इस कमेटी को जो बनाया गया था वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था, और उसी का नाम था सैंडलर आयोग, अर्थात विश्वविद्यालय से संबंधित यह आयोग था। इसमें जो नाम है डॉक्टर M.E. सैंडलर, जो यही लीड कर रहे थे विश्वविद्यालय के, ये कह सकते हैं एक उप कुलपति थे, होता है ना कुलपति, उप कुलपति, और ये आगे चल के ये इसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे, सैंडलर, ठीक है। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय में शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। अभी हमने देखा कि हंटर में क्या बोला गया कि देखो ऊपर अगर बढ़िया करना है तो प्राथमिक शिक्षा पे बल दो, और यहाँ पे सैंडलर आयोग जो आया था विश्वविद्यालय से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए, बोल रहा है कि देखो विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई को अच्छा करना है ना तो माध्यमिक शिक्षा को क्या करो, मजबूत करो। अर्थात हंटर आयोग का रिकमेंडेशन काम किया, प्राथमिक में बच्चे कुछ ठीक हुए, लेकिन माध्यमिक में आके क्या हो गया, गड़बड़ा गए आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दोनों में आप लिंक कर पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का रिकमेंडेशन क्या था, और यही कारण है ना कि इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था बीच में। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम, ये बहुत खतरनाक विश्वविद्यालय अधिनियम था। इसमें देखा जाए ना तो ओवरऑल कंट्रोल उस समय देखा जाए तो वायसराय को यहाँ पे दे दिया गया था। वायसराय जिसको मन करे रखे, वायसराय जिसको मन करे, ठीक है, हटा दे। कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी व्यवस्था को थोपना चाहे तो थोप दे। और यही कारण है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बुरी तरीके से फेल हुआ, और सैंडलर जो आयोग था इसकी ये क्या कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, किसी ने पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया, बेकार कर दिया। और इसने यह भी बताया कि कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ कॉलेज है और दूसरी तरफ क्या है, विश्वविद्यालय है, अर्थात इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सेपरेट किया जाए। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? अभी देखा हम लोगों ने कब नियुक्त यहाँ पे किया गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1917 में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। अभी देखा था ना हमने कि उसमें विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। इसमें 2 भारतीयों का नाम बताना है। 2 भारतीयों का नाम है यहाँ पे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी का नाम है। और इसमें देखेंगे तो सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति बनर्जी। इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पे ही यहाँ पे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, देख पा रहे हैं ना, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को यहाँ पे पारित किया गया था, जिसका सैंडलर आयोग ने निंदा भी की। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे है? काफ़ी फेमस नाम है, खासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो इसको
मरते दम तक नहीं भूलेंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से इसका संबंध है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से संबंध है। चूँकि अभी मैंने बताया था कि जो भी यहाँ पे आंग्लवादी वर्सेज प्राच्यवादी जो विवाद चल रहा था, प्राच्यवादी विवाद चल रहा था, खासकर भाषा के माध्यम को लेके प्राच्यवादियों का मानना है कि भारतीय भाषा में ही यहाँ पे शिक्षा दिया जाए, और आंग्लवादियों का मानना था कि भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक विवाद चला और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो आंग्लवादियों की, इंग्लिस्ट के यहाँ पे जीत हुई और यहाँ पे जो ओरिएंटलिस्ट लोग यहाँ पे हार गए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मैकाले का। और मैकाले के संबंध में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब उस समय विलियम बेंटिक जो हुआ करता था, गवर्नर जनरल बेंटिक, तो बेंटिक ने अपने विधि सदस्य के रूप में मैकाले को ही यहाँ पे चुना था। और मैकाले के द्वारा ही वर्तमान में जो आप देख पा रहे हैं आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता भी जिसे बोला जाता है, तो मैकाले के द्वारा ही यहाँ पे लिखा गया था उस समय। मैकाले को काफ़ी श्रेय दिया जाता है। तो अंग्रेजी को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन आईपीसी को लेके अब प्रश्न पूछा जा रहा है, एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, तो ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं। देखिए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का मतलब क्या है? इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड, ठीक है, फिल्ट्रेशन, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1813 का जो चार्टर जो लाया गया था, आपको पता है कि उसमें बताया गया था कि 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा। इसमें प्रावधान यहाँ पे किया गया था 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए आप खुद सोच के देखिए, उस समय भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं हुआ करती थी कि पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। तो ये रेट तो रकम बहुत क्या था, कम था, और इतने रकम में क्या करना था, तो भारत में शिक्षा व्यवस्था देना था। और शिक्षा व्यवस्था में प्रायोरिटी दिया गया, अंग्रेजी को प्रायोरिटी दिया गया। अब ये अंग्रेजी कितने लोगों को सिखाया जाए? क्या गांव में पॉसिबल है सिखाना? बिल्कुल नहीं पॉसिबल था सिखाना। और यही कारण है ना, यहाँ पे तो देखेंगे तो जो खासकर उच्च वर्ग हो गया, मिडिल क्लास है, उन्हीं लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर अंग्रेज है और अंग्रेज लोगों के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, और इसमें भी उनका स्वार्थ था। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि रंग रूप में भारतीय और आचार विचार में पूरी तरीके से अंग्रेज हो जाए। क्लर्क वगैरह वे लोग बना लेते थे, जिनको भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। तो अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट था कि अगर भारतीय अंग्रेजी सीख जाएंगे तो ये अपने कम्युनिकेशन के स्तर पे नीचे वाले भारतीयों को सिखाएंगे। मतलब देखे होंगे ना, यूरेनियम 235 का जब एक्सप्लोजन होता है, जब विस्फोट होता है, तो ऐसे ऐसे फैलते चला जाता है। तो वैसे ही था कि अगर एक भारतीय सीख लेगा तो अपने निचले भारतीयों को सिखाएगा, ऐसे कर करके पूरे भारत में फैलते जाएगा। इसी को लेकर गांधी भी क्रिटिसाइज भी किए थे कि मैं हर एक उस व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने भारत के खर्चे पे पलते हुए भारत से धोखा दिया। कुछ इसी टाइप का उनका स्टेटमेंट था। अर्थात इन्होंने अपनी ड्यूटी क्या की, पूरा नहीं की। अंग्रेजी सीखने के बाद ये जॉब में लग गए और इनका जो काम था कि नीचे वाले भारतीयों को भी अंग्रेजी सिखाए, ऐसा करने में अक्षम हुए। तो ये भी कहा जाए तो एक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का ही पार्ट था। हर जगह देखेंगे ना, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नीतियाँ बनाई जा रही है, अंग्रेज बिल्कुल ही उसको अपने अकॉर्डिंग ही करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ हो पाए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? मैकाले हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी,
1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से यहाँ पे पड़ा हुआ था। और मैकाले ने जब अभी मैंने बताया कि आंग्लवादी प्राच्यवादी जब विवाद यहाँ पे चल पड़ा था, तो मैकाले का स्टेटमेंट आज तक, ठीक है, कोट किया जाता है। मैकाले ने प्राच्यवादियों को बहुत खरी खोटी सुनाई हुई थी, अपने ही लोग थे, और दोनों का देखा जाए तो एक तरीके से जो टारगेट था, ठीक है, जो लक्ष्य था एक ही था, भारत का शोषण ही करना एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन मैकाले अपने स्तर से करना चाहता था, अर्थात अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था। और इसी एवज में मैकाले ने जो आर्गूमेंट दिया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका जो स्टेटमेंट था। प्राच्यवादी बेचारा, ठीक है, इसमें असफल हो गए। और यही कारण है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया जाए। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसमें करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुद देखिए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1 लाख रुपया कहाँ खर्च किया जाए? लड़ाई हो गई, विचारों की लड़ाई, आंग्लवादी वर्सेस प्राच्यवादी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रावधान जो किया गया था 1813 में, लेकिन वो पैसा देगा कौन? वो पैसा देगा ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया, मतलब देगा। 1823 में इसी का यहाँ पे गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट यहाँ पे किया गया था, यही देगा। इस समिति में देखा जाए तो टोटल 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल, जो उस समय विलियम बेंटिक हुआ करता था, इसी के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को, खासकर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया था। प्राच्यवादी एवं आंग्लवाद विवाद, अगर ये विवाद नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, या तो क्षेत्रीय भारत की भाषा ही यहाँ पे लागू हो जाती, या फिर निर्विवाद रूप से अंग्रेजी लागू हो जाती। तो देखेंगे ना यहाँ पे, तो अंग्रेजी शिक्षा को जो नींव पड़ी, तीनों ही आर्गुमेंट बिल्कुल ठोस है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? बार बार नाम नहा ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा नाम है इसका लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। नेक्स्ट है, भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 3 विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1857 में, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला वुड्स डिस्पैच, जिसको 1854 में लाया गया था, इसी में एक प्रावधान क्या किया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तरह, देखिए यहाँ पे भारत को लंदन बनाया जा रहा है, कि लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी विश्वविद्यालय खोला जाए। कहाँ कहाँ खोला जाए? तो एक तो बंगाल में, दूसरा इधर बम्बई में, और तीसरा इधर यहाँ पे हो जाएगा मद्रास में, यहाँ पे खोला जाए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1857 में की गई थी। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हुई? ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला। ऐसे प्रश्न देख पा रहे हैं ना, बार बार प्रथम को लेकर तो आप बिल्कुल श्योर एंड प्योर ही रहिए, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और ये किया गया था, काफ़ी फेमस नाम है, डीके कर्वे। डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। बम्बई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे डीके कर्वे। और इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए, देखेंगे तो विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। निवारक मंडली की यहाँ पे स्थापना की हुई थी। और 1896 में इनके द्वारा, 1896 के आसपास इनके द्वारा पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। महिलाओं के लेके देख पा रहे कितना ये
एक्टिव हैं, डीके कर्वे इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से ही यहाँ पे शादी किया हुआ था, ताकि समाज में एक बड़ा मैसेज जा सके। और इन्हीं के जो भी सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको 1958 में भारत रत्न से भी यहाँ पे सम्मानित किया हुआ था। तो याद रखेंगे डीके कर्वे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, कौन संबंधित था? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी 1880 ईस्वी में की गई थी, और इसको मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में यहाँ पे की गई थी, प्रारंभ में देखा जाए। और 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से यहाँ पे गठित की गई थी। इसके संस्थापकों में बहुत सारा नाम है, जैसे कि चिपलंगुर का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक है, नाम जोशी है, गोपाल गणेश अगरकर है, काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। जस्टिस रनाटे देखिए इनके संस्थापक सदस्यों में से थे। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में से थे। फिरोज शाह मेहता का संबंध, दयानंद, ये तो यहाँ पे इनका संबंध नहीं है। दो का संबंध बीजी तिलक खुद ये स्थापना संबंधित रखते हैं, और रनाडे संस्थापक सदस्यों में से एक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो पहला देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदू कॉलेज कलकत्ता है यहाँ पे। और इसमें देखा जाए तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी 1817 के आसपास की गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के जो सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे, और 1817 में ही उन्होंने डेविड हेयर, बहुत फेमस नाम है, दो नाम है, डेविड हेयर, और एक हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे और भी यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली में भी है यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना की गई थी 1824 के आसपास आई थिंक यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और मेयो कॉलेज की जो स्थापना यहाँ पे की गई थी, मेयो कॉलेज समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अजमेर में की गई थी 1875 में। और यहाँ पे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में, 1875 में इसकी भी स्थापना की गई थी। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, हिंदू कॉलेज। ठीक है, कलकत्ता। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? देखिए अभी मैंने लिखा था, आसानी से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, 1875 में ही यहाँ पे किया गया था। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की हुई थी यहाँ पे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, दोनों जो भी यहाँ पे लोग थे उनको साथ में लेके। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो संस्थान है, दूसरे तरफ यहाँ पे संस्थापक दिया हुआ है। बनारस का संस्कृत कॉलेज यहाँ पे विलियम जोन्स दिया। देख पर कितना ऑड ऑप्शन है। शुरुआती से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप किया गया था। तो पहला गलत है। कलकत्ता मदरसा, ये बिल्कुल करेक्ट है, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज दिया हुआ है आर्थर विलेजली, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, स्थापना की गई थी, आर्थर विलेजली नहीं है यहाँ पे, रिचर्ड कोले विलेजली के द्वारा की गई थी 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ पे। तो आर्थर विलेजली देख पा रहे हैं ना, एक नहीं होगा यहाँ पे। इसका जो संस्थापक दूसरे व्यक्ति है यहाँ पे, पूरा नाम है लॉर्ड रिचर्ड कोले, लॉर्ड रिचर्ड कोले विलेजली। तो विलेजली लगाया ही ताकि पूरा अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो गलत करके आ जाए। और ऑप्शन में दिया भी होगा, देख पा रहे हैं 1 और 3 दिया भी है। ठीक है, तो लगेगा कि सी ही ऑप्शन है। अब आप करेक्ट ऑप्शन आसानी से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी।
वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? देखिए, वेलेज़ली के द्वारा जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी यहाँ पे, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासनिक हेतु लैंग्वेज पे फोकस किया जाए जो भारत में बोली जाती थी, जैसे कि फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ताकि भारत में रह के जो भी ये लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए आ रहे हैं, जो भी ब्रिटिश नागरिक, एक अच्छे प्रशासक बन पाए। और एक अच्छा प्रशासक तभी कोई यहाँ पे बन पाएगा जो लोगों से कम्युनिकेट पर कर पाए, लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से मेंटेन कर पाए। यही है ना एक अच्छा प्रशासक की खूबी। हालांकि ये सब कहने की बात थी अंग्रेजों के समय। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। देखिए, पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक जगह अगर इसको गलत कर दिया जाए तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को यहाँ पे की गई थी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अभी मैंने बताया भी था आपको। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्थात केवल और केवल यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से यहाँ पे वकालत की हुई थी? प्रबल रूप से जो वकालत की हुई थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पे की गई थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे, और वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक तथा बाद में वकील भी बन गए थे। तो उनको यहाँ पे पता लग गया था कि विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा कितना ज़रूरी है, और उस समय दिया भी जाता था यहाँ पे, मतलब दिया तो नहीं जाता था, अंग्रेज इससे बचते थे ना, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा से बचते थे, क्योंकि धार्मिक शिक्षा कहीं ना कहीं देखेंगे तो लोगों को क्या करेगा, मतलब एकीकरण करने में काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आज भी देखा जाए तो धर्म लोगों की यूनाइट करता ही करता है, हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, लेकिन पहला पहलू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर इसको सही से माना जाए तो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया हुआ था? किसने किया हुआ था बनारस में? अभी देखा था हमने, ठीक है, ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है यहाँ पे 4 फरवरी 1916 को, और ये उस दिन जो दिन था वसंत पंचमी, वसंत पंचमी के दिन, उस समय जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और किसके प्रयासों से ये किया गया था, किसको श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को ही यहाँ पे श्रेय दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे घोषित किया गया था? इसमें हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसी को यहाँ पे किया गया था ना, जो अभी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? अभी देखिए, नींव रखी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और 1916 में यहाँ पे देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय को इसके संस्थापना के लिए यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। और इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में से देखेंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का यहाँ पे दर्जा प्रदान किया गया था। आज यही है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप BHU के नाम से जानते हैं। क्या नहीं पढ़ाई होता है, देख पा रहे हैं, साइंस, मेडिकल, ह्यूमैनिटी के सारे सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा कैंपस है। ठीक है।